आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जेईई मेन का पेपर। अगर आप देखेंगे तो पेपर सिंपल ही था, जैसे बाकी जेईई मेन के पेपर थे वैसा सही है, पर कुछ कुछ सवाल आपके थोड़े कैलकुलेटिव हैं। उसके अलावा मतलब बहुत कुछ टफ सवाल वाले सिचुएशन नहीं है। तो आप मान लीजिए 3 सवाल के आसपास आपके पास थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो आप इसमें अगर स्कोर करेंगे तो 20 सवाल आप कर सकते हैं अगर आप ठीक ठाक है। मान लीजिए आप एवरेज की कैटेगरी में है तो आपसे 17-18 सवाल हो सकते थे अगर आपके चैप्टर सारे क्लियर हैं तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल में आपको बोला गया कि ओरिजिन के ऊपर है ना एक डाइपोल को रखा गया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स वाई एक्सिस बना दिया, ऐसे एक डाइपोल को रखा गया। इसमें तीनों एक्सिस है, जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो पर हम बोर्ड पे तो एक्स वाई बना सकते हैं, इसमें से हमने 2 बनाए और एक वेक्टर मैंने कहीं भी दिखा दिया आपके ऐसे, कहीं पे एक वेक्टर जनरल पी वेक्टर दिखा दिया। इसने बोला कि एक पोजीशन है आर वेक्टर की, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है और आर वेक्टर कुछ ऐसे यहाँ पे मान लीजिए आर वेक्टर है और आपको सवाल में गिवन है कि पी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये आप चेक भी कर सकते हैं बिकॉज पी वेक्टर जो आपके पास में है वो है -i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 कूलम पर मीटर। और अगर आप देखेंगे आर वेक्टर आपके पास में तो आर वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास वो 0 आ रहा है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या, आर वेक्टर और पी वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों आर वेक्टर और पी वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका क्या मतलब बनता है, देख अगर आर वेक्टर पी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर है मतलब ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल, एक्सियल या फिर कोई आर्बिट्ररी पोजीशन। कैसी पोजीशन आप बताइए, परपेंडिकुलर इस पोजीशन क्या बोलते थे हम, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते थे। और अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ईएफआई की डायरेक्शन होती है वो पी की डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस वजह से जो यहाँ पे ईएफआई होगा ना, दैट ईएफआई ई वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। और इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर में जो डायरेक्शन होगी वो पी के एंटी पैरेलल होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास एंटी पैरेलल के लिए, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। एंटी पैरेलल समझ में आता है ना आपको। और जैसे मान लीजिए एक वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या होगी, -x आई कैप -y जे कैप -z के कैप, या फिर से कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो सकता है। डायरेक्शन के लिए चाहिए ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो आपने पॉजिटिव नंबर लैम्डा कर दिया, डायरेक्शन यहां से देख ली। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन 2 बच्चों में आपसे बोला गया कि पीवी का कर्व आपको प्रॉब्लम में गिवन था और ये 4 ऑप्शन गिवन थे। पीवी कर्व आपको गिवन, आपको वीटी कर्व ड्रॉ करना है। तो ये तो सिंपल होता है। अगर आप मतलब शुरू में भी अगर आप केमिस्ट्री में देखें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले में जो पढ़ाते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कर्व दिखाते हैं, तो बेसिक सवाल है, केमिस्ट्री में बेसिक में आता है बिल्कुल। ये पीवी कर्व से आपको वीटी कर्व ड्रॉ करना है। आप थोड़ा देखते हैं। देखिए पहली बात आपको समझ में आ रहा है कि 3 से 1 जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। 3 से 1 में आइसोबारिक है, मतलब अगर यहाँ पे इस वाले में वीटी कर्व है ना तो इसमें जो 3 और 1 पॉइंट होना चाहिए वो सेम लाइन में होनी चाहिए, सेम ओरिजिन। इसमें हो रहा है ठीक है, इसमें नहीं हो रहा मतलब ये नहीं हो सकता, इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक देख लिया। अच्छा अब आप ये देख के बताइए कहां पे टेम्परेचर ज्यादा, 3 पे टेम्परेचर ज्यादा या 1 पे ज्यादा, कैसे चेक करेंगे। टेम्परेचर होता है पी इंटू में वी का मल्टीप्लाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना आपके पास में। तो जहां पे पीवी का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर एट 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट 2। ऐसा है क्या, हाँ इसमें है, ठीक है जी। ये तो हो ही नहीं रहा, इसमें भी है आपके पास, इसमें भी है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अभी तक दौड़ के अंदर है, तीनों सही हो सकते हैं। आगे बढ़ते 3-1 हो गया। अब देखिए 3 और 2 के बारे में, तो 3-2 कैसा है, आइसोबारिक है। अगर आइसोबारिक होगा तो आप बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है बच्चों तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये प्रोसेस की बात करेंगे 2 से 3 के अंदर, तो उसमें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, मतलब कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो देखिए 2 से 3 में स्ट्रेट लाइन इसमें बन रहा है, हाँ बन रहा है। इसके अंदर v इसके सेंटर जा रहा है ना, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। ठीक है जी। इसमें देखते हैं 2 से 3 में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बात बन रही है। इसमें देखते हैं 2 से 3, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये कट गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं प्रोसेस 1 से 2 में। 1 से 2 प्रोसेस के बारे में कुछ बोला है क्या आपको, 1 से 2 इज एडियाबैटिक। 1 से 2 क्या है आपके पास, एडियाबैटिक है। तो भाई साहब एडियाबैटिक कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखें, इसमें क्या है, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ टी वी टू द पावर गामा -1 ऐसा कुछ बनता है ना एक्सप्रेशन। पी वी टू द पावर गामा है तो पी को आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की जगह क्या लिखेंगे, टी बाई वी, तो क्या बनेगा
टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन का कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकता ना, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट को कोई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कौन सा आंसर होगा आपके पास, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके के सवाल बिल्कुल हलवा सवाल होते हैं, आपसे ये सवाल होना चाहिए। नंबर थर्ड में आपसे बोला गया कि पानी है और वो ऐसे मतलब ए क्रॉस सेक्शन जाके फिर बी में जा रहा है। ए का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का गिवन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बोला गया इन दोनों जो प्रेशर डिफरेंस है वो इतना है। ये नहीं पता है किसका ज्यादा किसका कम है, वो खुद से सोचना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है रो। क्या पूछ रहा है आपसे, फ्लो रेट पूछ रहा है, निकालते हैं। लेकिन पहली बात आपको पता है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, बर्नौली लगेगा। तो बर्नौली का एक्सप्रेशन क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देख, अगर इन दोनों पॉइंट्स में अगर तू देखे तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन कम है, तो अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी कुछ v मान लूं लिक्विड की, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ तेरे पास 2v, इतनी बार चमक रही है। यहाँ पे लिक्विड वेलोसिटी v, तो यहाँ पे कितनी 2v। अगर ऐसा है यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम होगा। अरे समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा यहाँ का प्रेशर कम, मतलब ये क्या, ये pa माइनस मतलब a माइनस बी है प्रेशर, या फिर b माइनस ए है। तो आपको चमका पहले ये देखिए कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ की वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है, pa माइनस pb सवाल में गिवन है, दैट इज 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब भाई साहब हम बर्नौली लगाते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वेलोसिटी से ही हमें फ्लो रेट मिलेगा। तो pa लिखा, हाइट फैक्टर दोनों में सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी लिखा, प्लस हाफ रो, वेलोसिटी कितनी डबल हो जाएगी ना तेरे पास, तो कितना बन जाएगा 4v स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। तो आपने लिखा pa माइनस पीबी 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया इधर हाफ और यहाँ पे 2, तो कितना बन गया 3/2 रो वी स्क्वायर। रो की जगह कितना है 1000 और यहाँ पे v स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आपके पास साफ होगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 14/30 का रूट, ये भाई साहब वेलोसिटी आएगी। किसमें आएगी ये वेलोसिटी आपके पास, मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास जो वेलोसिटी है आपके पास में वो है मीटर पर सेकंड में। अभी फ्लो रेट पूछ रहा है, फ्लो रेट देखते हैं। अभी फ्लो रेट कितना होगा आपके पास, फ्लो रेट ये एरिया लिखा एवी होता है ना फ्लो रेट, तो एरिया लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर 40 लिख दिया, और आंसर है सेंटीमीटर पर स्क्वायर में पूछा, सेंटीमीटर में पूछा, सीजीएस यूनिट में पूछा है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करके कितना बनेगा 14/30 मल्टीप्लाई, ये मीटर पर सेकंड है, इसको मल्टीप्लाई करते 100, ये आ गया। क्लियर? तो कितना बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 4000 रूट 7/50। इसको अगर आप सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एक्चुअली इसका आंसर आप मतलब जिसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आती है आपके पास 2732 के आसपास आती है। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और सबसे क्लोज जो आपके पास में है वो है 2720। इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लिक मतलब सॉरी 1, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल आंसर था वो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, इस वजह से हमने जो सबसे क्लोज था उसको टिक किया, तो आंसर 1 आपके पास करेक्ट हो गया। क्लियर? ग्रेविटेशन का सवाल है, हम सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला गया ए बॉडी ए ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट ए प्लैनेट। बच्चों यहाँ पे प्लैनेट मान लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे r रेडियस के अंदर एक बॉडी है जो मूव कर रही है। क्लियर? इसका m मास है, वेलोसिटी v से ऐसे रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है साहब, इसके अंदर फिर क्या बोला, अनदर बॉडी b ऑफ मास m/2, एक और बॉडी है इसका मास m/2 है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v/2। ये बोला ना, another body b of mass m/2 collide with a with the velocity which is half its velocity of a, the with velocity which is half of its velocity। बच्चों वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में, अगर स्पीड होता तो हो सकता कोई भी डायरेक्शन में। सवाल बोला कि इसकी जो वेलोसिटी है उसकी जस्ट हाफ वेलोसिटी है इसकी, मतलब सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों आपस में कोलाइड हो गए, इनइलास्टिकली कोलाइड होते हैं, तो बताइए फाइनल केस में क्या होगा। तो मैंने बोला यार अगर ये दोनों कोलाइड होते हैं तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो हमने बोला इनिशियल मोमेंटम था mv प्लस m/2 इंटू में v/2। फाइनल कितना बन जाएगा, दोनों चिपक जाएंगे तो मास कितना बन जाएगा तेरे पास 3m/2, वेलोसिटी कितनी बन जाएगी v डैश। इसको सोल्व किया जाए तो कितना आएगा तेरे पास, ये दिस विल बिकम 5/4 mv इज इक्वल टू 3m/2 v डैश। ये साफ हो गया आपके पास में, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 2 आ गया आपके पास, तो 5v/6।
ये वेलोसिटी आ रही है। क्लियर? हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, इसका लिखा mv, इसका लिखा मास m/2 था, वेलोसिटी हाफ थी। क्लियर? और दोनों चिपक गए तो मास कितना बने, 3m/2, और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों पेयर की चिपकने के बाद में हमने निकाल ली, तो वो आपके पास कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज 5/6v। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास में कम है पहले वाली वेलोसिटी से, मतलब ये एस्केप तो नहीं कर सकता और सर्कुलर मोशन में भी नहीं जा सकता, बिकॉज सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए इस ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी वो v होनी चाहिए, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता है ना इस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, कितना आता है निकाल सकते हैं ना, g(m)m/r² इज इक्वल टू mv²/r। m जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास है, तो ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो वेलोसिटी आता है √gm/r। तो मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कितने मास की बॉडी घूम रही है, मतलब m को घूमने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए थी उतनी ही 3m/2 को चाहिए थी, पर उतनी वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी उससे कम है और एस्केप नहीं कर रहा है तो कैसा पाथ आएगा आपके पास है, पाथ विल बी इलिप्टिकल। क्लियर? तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1। ये तो सिंपल सवाल है, उसमें आपको क्या बोला गया, ए पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी बच्चों E है आपके पास में और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा क्या लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। फिर इसने बोला कि कुछ एनर्जी इसमें ऐड करी तो अब एनर्जी कितनी बन गई, E प्लस डेल्टा E। क्लियर? और जो लैम्डा है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। लैम्डा अगर आपके पास में हाफ हो गया तो बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में, डबल हो जाएगी। क्लियर? तो इस वाले केस में जो E था वो कितना था, हाफ mv², और यहां पे जो E होगा वो कितना होगा, हाफ m, और v की जगह कितना है 2v का स्क्वायर, इट इज 4v का स्क्वायर। तो आप बताइए कि कितने टाइम्स होगी ये वाली एनर्जी, 4 टाइम्स आपके पास हाफ mv² की। तो अगर ये एनर्जी E है तो इसमें कितनी एनर्जी और ऐड करें ताकि ये केस हो जाए, तो यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी आपके पास, दिस इज 3। सिंपल सवाल था, बिकॉज हाफ mv² प्लस 3 हाफ mv², तो 3 हाफ mv² तो ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज पहले तो हाफ mv² था, तो आपके पास यहाँ पे कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, 3e एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी। फाइन, अब हम चलते हैं 6th वाले प्रॉब्लम पे। 6th वाले प्रॉब्लम में आपको बोला गया 2 आइडियल डायटोमिक गैसेस A and B at some temperature T, molecule of A are rigid and having mass m and molecule of gas B having additional vibrational mode। ये A मोलिक्यूल है, इसका मास कुछ m है, ये B मोलिक्यूल है, इसका मास कुछ m/4 है। इसमें वाइब्रेशन नहीं कंसीडर करने सवाल में बोला गया, और इसमें वाइब्रेशन कंसीडर करना है। ठीक है जी, वाइब्रेशन का टिक लगाया, वाइब्रेशन कंसीडर करना है। अब ये पूछा CV की बात पूछा, CV होता कितना है, CV होता है F/2R होता है, ये होता है ना। अगर आपके पास डायटोमिक है और वाइब्रेशन नहीं इंक्लूड करना है तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 5 होंगे आपके पास, तो ये बन जाएगा 5/2R। भाई साहब इसका जो CV बनेगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितना होगा, इसमें तो 5 नहीं होगा ना, वाइब्रेशन के भी 2 ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/2R। दोनों का बच्चों रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 5:7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, इसके पास ऑप्शन 2 आपके पास करेक्ट हो गया। 7 नंबर प्रॉब्लम आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसे बोला गया लैम्डा गिवन है आपको, और उससे जैसे आपने फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो घूमना शुरू कर देगा। तो आपको गिवन था कि इस मैग्नेटिक फील्ड में चलाया, और जो अगर डिफरेंट रेडियस में घूम रहा होगा तो मैक्सिमम रेडियस इतनी मिली। तो रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb, तक रेडियस मैक्सिमम है, तो बच्चों वेलोसिटी भी क्या मिल रही होगी आपको, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिल रही होगी। तो मैंने r max का वैल्यू थी 10 mm, इसको mv/qb लिखा, q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है और b की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे v max का एक्सप्रेशन मिल गया जो इसके बराबर आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी पॉसिबल है, बिकॉज मुझे पता है जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है दैट इज hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ke max, तो वहाँ पे ke max चाहिए, तो ke max की वैल्यू कितनी है, हाफ m v max का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपने पुट किया, इसको सोल्व किया, तो ke max जो आपके पास आया वो ये वाला आया, दिस इज ke max। अब मैंने बोला कि फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो फोटोन की एनर्जी इतनी है आपके पास में। फिर आप क्या लिखेंगे, hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ke max, तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ गया इतना, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मैच करता है आपके पास में ऑप्शन सेकंड से। तो इसमें एक ही चीज सा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, अगर आप स्मार्टली थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो सवाल आपसे हो जाएगा। प्रॉब्लम में आपसे बोला गया 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज, एक की वेलोसिटी सिर्फ ui है तो इस तरफ u बना दिया ना, इसका मास कुछ m है, दूसरा मास है उसका भी मास तो m ही है, पर इसकी वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में आपके पास, इधर u/2 और ऊपर की तरफ भी कितनी है आपके पास u/2। ठीक है, ये दोनों टकराते हैं और टकरा के इनइलास्टिकली कोलाइड होते हैं। फाइन, अगर इनइलास्टिकली कोलाइड होंगे आपके पास में तो क्या होगा,
ये वाली जो वेलोसिटी थी, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो एनर्जी लॉस पूछा, ठीक है, तो पहले कोलाइड करवा देते हैं। अगर आप कोलाइड करवाएंगे तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करते हैं हम, तो हमने लिखा mu प्लस mu/2 इज इक्वल टू 2m इंटू में फाइनल vx। तो ये m साफ हो गया, तो 3u/4 आ गया ना आपके पास vx। तो ये वेलोसिटी आ गई 3u/4, 3u/4। ये वाली देखो बच्चों, ये वाली कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो आएगा ना प्लस कितना u/4। कर पाएंगे ना इसको। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने लिखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu² प्लस हाफ mu²/4। इसकी वजह से और इसकी वजह से भी इतना ही आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस फाइनल देखते हैं भाई साहब, हाफ 2m, मास 2m हो गया ना इसका, अब इसका 2m मास हो गया। अच्छा ये बना आपके पास 9u²/16 माइनस हाफ 2m इंटू में u²/16। इज इट क्लियर? ये यहां पे साफ हो रहा है, ये भी यहां पे साफ हो रहा है। अच्छा तो वैल्यू देखते हैं कितनी बनी आपके पास, ये 2 से साफ हो गया, तो ये तो आपके पास बना 3/4 mu²। यहां पे चेक किया जाए ये कितना बना, यह 9/16 mu² माइनस वो आया आपके पास mu²/16। तो हम एक काम करते हैं 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12। ठीक है जी, आगे देखते हैं, ये 9 और ये टोटल 10 हो गया यहाँ पे, तो कितना आया आपके पास, इतना आ रहा ना ये, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 1/8 mu²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन 3 इसका आपके पास मैच कर गया। क्लियर? नंबर 9 बोल रहा है कि 3 हार्मोनिक वेव ईच हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इंटेंसिटी I0। तीनों की इंटेंसिटी I0 है, और जो फेज डिफरेंस है वो एक का 0, जो फेज एंगल है एक का 0, एक का π/4, एक का -π/4। तो हमने बोला कि भाई एक सिंगल जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कुछ I0 है, तो मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड कुछ A है, तो I0 इंटेंसिटी A एम्पलीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग है। 3 एम्पलीट्यूड का आपको जोड़ना है जिनमें फेज एंगल, एक का फेज है 0 तो उसका बना दिया ये 0, दूसरे वाले का लीड कर रहा है π/4 तो यहां बना दिया π/4 पे, एक का यहाँ पे लैग कर रहा है π/4 तो यहाँ पे लैग कर रहा है। ये 3 वेव अगर सुपर इंपोज करेंगे तो हम एम्पलीट्यूड निकाल देते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड निकाल पाए तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, वर्टिकल डायरेक्शन तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए नेट जो बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास, दिस इज ए प्लस दिस इज ए कोस 45 डिग्री ना, तो ए कोस 45 से कितना बने, a/√2 प्लस a/√2। इज इट क्लियर? वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में इतना बचेगा। तो कितना आपके पास a प्लस दिस विल बी √2a, ये बना a नेट। अब भाई साहब हमें एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, I0 इज k इंटू में a², जो फाइनल इंटेंसिटी I' होगी वो किसके बराबर होगी, k इंटू में a प्लस √2a का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड मार देते हैं, तो I0 बाय I' इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो I' की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू में I0। ऐसा कोई आंसर है क्या? आप भी सोल्व कर लीजिए, तो कितना बनेगा आपके पास, दिस वैल्यू विल बी 1.41 ना, 2.41 का 2.41 इसका होल स्क्वायर आपके पास, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी 5.8 I'। क्लियर? ये सवाल है आपके पास, आपको बोला गया फ्रीक्वेंसी का ऐसा फंक्शन लिखा, सॉरी एक कोई टर्म है f, उसको ऐसे लिखा गया है और f की डायमेंशंस बताना है। तो हमने क्या बोला, h की हमें थोड़ी कम फील आती है, तो हम एक काम करते हैं, हमें sc/λ पता है, sc/λ क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, इसको लिखा hc/λ। फाइन, तो यहाँ पे कितना बच गया, c⁴ बच गया, डिवाइड बाय g बच गया, और ऊपर एक लैम्डा और आ गया इस लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी। अब g की भी हमें फीलिंग नहीं आती, तो हमें आता है gm1m2/r² इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, तो लिखती है gm1m2, मतलब ये मास का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय r²। r² करने की बजाय आप r कर दीजिए, उससे बेनिफिट होगा, बिकॉज ऊपर ही पावर बनेगा, नीचे भी यहाँ पे gm1m2/r ऐसे r कर दीजिए, ये सही है ना आपके पास, क्योंकि ये gm1m2/r भी सॉरी आपके पास में एनर्जी है और sc/λ भी एनर्जी है, तो ये इससे साफ हो जाएगा। ठीक है जी, r से ये साफ हो गया आपके पास, तो किसकी यूनिट बची, c² की। तो c² क्या है आपके पास, स्पीड है, तो ये क्या बना आपके पास, दिस इज बिकम मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड का मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ऐसी कौन सी टर्म आपके पास में बन रही है, एक सॉरी यहाँ पे ये मास रह गया ना, इसका m² किया तो ऊपर भी तो m² आएगा मास से कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ ये ऐसा बन गया कुछ, ये m इंटू में c²।
तो ये आपके पास क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी यूनिट है आपके पास में, ये आपके पास में एनर्जी की है, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, वो यही तो होता है, एम के जी होता है, वी स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास 11th प्रॉब्लम में। 11th में बोला कि एक वेसल है, बना दिया जी एक वेसल, इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास 2h डेप्थ है, 2h डेप्थ बना देते हैं, ठीक। इसमें जो लिक्विड है वो अपर वाला लिक्विड है, जो लिक्विड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अपर लिक्विड, इसका तो है 2√2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का तो, और ऊपर वाले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपके पास √2। आपसे एपरेंट डेप्थ पूछा गया, एपरेंट डेप्थ यहां पे बैठ के निकालते हैं, तो क्या करते हैं h1/μ1, तो h/μ1 कितना है 2√2 प्लस h/μ2, ठीक है, इज इक्वल टू h एपरेंट डिवाइड बाय म्यू बाहर का 1 है। क्लियर बच्चों, तो एच एपरेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर आप √2 एलसीएम ले लेंगे, मतलब 2/√2 एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये बन गया आपके पास 3/2√2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सवाल में ये इसको लिखा गया है, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन ये 3/4 h√2, ये तो बनेगा 2√2 तो है ये, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11th में, थर्ड ऑप्शन। आप प्रॉब्लम नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि 2 ईएम वेव है ना, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एक का ये है और एक का ये है, और एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे छोड़ा गया, ओरिजिन पे, और ये वेलोसिटी देके छोड़ा गया, तो इस पे इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना लगेगा वो पूछा गया। देखिए यार, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा ना, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिख लिया आपने, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने छोड़ा और ओरिजिन पे छोड़ा, तो ये दोनों फंक्शन 0 0 बन जाएंगे, तो cos 0 आपके पास, और यहाँ पे cos आएगा, cos यहाँ पे cos, ठीक है। तो इसकी t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो जो फोर्स आएगा आपके पास, फोर्स इसकी वजह से देखा तो कितना आएगा आपके पास, चार्ज है ना उसके ऊपर, तो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसको तो वैसे किसी फर्क ही नहीं पड़ता किस तरफ है, तो एक तो आएगा क्यू ई नॉट जे कैप में, और एक आएगा क्यू ई नॉट के कैप में, एक फोर्स तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो आ गए। अब देखते हैं भाई साहब मैग्नेटिक, अब देखिए यार, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड है ये ऊपर की तरफ है जे में, ठीक है, जैसे जनरल करते हैं ना, इधर एक्स वाई वैसे बनाया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास जे में, और ये वेव जा किस में रही है, पॉजिटिव एक्स में, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो बता नेगेटिव फील्ड कौन सी जगह पे होगा, नेगेटिव फील्ड कौन से एक्सिस पे होगा, जेड पे होगा तेरे पास, तो यहाँ पे जो B1 आएगा, B1 वो किस तरफ आएगा, क्योंकि E क्रॉस B की डायरेक्शन में वेव का मोशन होना चाहिए ना, तो B1 आपके पास में जो आएगा वो आएगा E/C, ऐसे लिखते हैं ना, E/B इज इक्वल टू C, ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो B की वैल्यू कितनी देगी, E/C, दैट इज E0/C, और कौन सी डायरेक्शन में, I कैप, सॉरी इस वाली डायरेक्शन में, दिस इज K कैप में, इज इट क्लियर। अच्छा अब ये देख, अगर तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो क्या वो इस वाले मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है तेरे पास, बाहर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, किस तरफ लगेगा, आई की तरफ लगेगा ना, तो आपने बोला यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी की जगह और B की जगह E0/C, तो ये साफ हो गया तेरे पास, और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, आई कैप, कितना बना 0.8 Q E0 और आई कैप, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक। अब दूसरे इसकी वजह से चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, के डायरेक्शन में है, बहुत बढ़िया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम कुछ E2 है आपके पास, ठीक है, और ये वेव किस तरफ जा रही है आपके पास, पॉजिटिव वाई में जा रही है, ऊपर की तरफ वेव जा रही है। अब ये बताया इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने बोला सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता है, अब देखते हैं फोर्स किस तरफ रहेगा, चार्ज वेव ऊपर की तरफ जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वेव ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसा बनेगा, E क्रॉस B जो होना चाहिए वो वेव की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो B किस तरफ होगा तेरे पास, इस तरफ होगा B, तो इस डायरेक्शन में B2 आएगा, और इसकी वैल्यू कितने की तेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी E0/C, इज इट क्लियर, E क्रॉस B ना, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स चेक कर ले, वेव ये पार्टिकल किस तरफ जा रहा है तेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया दोस्त, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स बता किस तरफ आएगा, क्यू वी क्रॉस बी करेगा, कैसा आएगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे करते अंदर की तरफ आएगा तेरे पास, तो यहाँ पे जो तेरे पास फोर्स आएगा वो आएगा क्यू वी की जगह तेरे पास 0.8 सी, तो ये बनेगा 0.8 क्यू ई नॉट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इस तरफ आया तो माइनस, ठीक है, तो ये फोर्सेस है 1 2 3 और 4, इन सबको जोड़ देते हैं, तो आई डायरेक्शन में कितना बन गया तेरे पास 0.8 क्यू ई नॉट, जे में चेक कर ले, जे में सिर्फ एक यही है, इसको लिख दिया क्यू ई नॉट जे कैप,
अच्छा इसमें चेक करते हैं नेट कितना बचेगा 0.2 क्यू ई नॉट और के कैप। तो नेट तेरे पास इसमें कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? हाँ, इसका ऑप्शन 1 मैच कर जा रहा है जो कि है क्यू ई नॉट 0.8 आई कैप। क्लियर? तो ये आपके पास मैच कर जा रहा है। ये सवाल सिंपल है, एक ही कंसेप्ट यूज करना। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वेव की डायरेक्शन देख लो, वेव की डायरेक्शन से आप क्या निकाल दो, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन वेव मूव करती है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई तो आप एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी यूज कीजिए, आपके पास फोर्सेस आ जाएंगे। थोड़ा पेशेंस से करने वाला सवाल था। सवाल अगर आपको ईएम वेव के कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हो जाएगा। 13 नंबर प्रॉब्लम आपसे बोल रहा है कि आपके पास में एक स्फीयर है ना, और इसकी चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास रो है, और इसकी रेडियस कुछ आपके पास कैपिटल आ रहा है। ठीक, फिर क्या हुआ, हमने इस स्फीयर में से एक r/2 रेडियस का, यहां से r/2 रेडियस का एक स्फीयर कट आउट कर दिया। कट आउट करने के बाद में पूछा गया ए पे और बी पे जो EFI है उसका रेशियो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो ए तो सेंटर पे हुआ ना, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर पे है, तो ए पे बड़े वाले सेंटर की वजह से जो EFI होगा वो तो 0 होगा, तो आप लिख दिए 0। इसकी वजह से जो EFI होगा वो कितना होगा, माइनस कर देते हैं, वो कितना है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में r/2। आपको पता है सॉलिड स्फीयर के अंदर होता है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r, बाहर होता है kq/r², और सरफेस पे आप दोनों रिजल्ट यूज कर सकते हैं, तो मैंने ये रिजल्ट यूज कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, बी पॉइंट पे निकालते हैं। बी पॉइंट के ऊपर अगर आप पूरे स्फीयर की वजह से देखें तो कितना है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल R माइनस इसकी वजह से यहां पे देख रहे हैं, तो इसकी वजह से तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज आप इसके तो बाहर हैं, तो आप क्या लिखेंगे के क्यू की वैल्यू लिखते हैं, क्यू की वैल्यू कितने रो 4/3 पाई r क्यूब की जगह r कितना है r/2, तो कितना है आपके पास r³/8 के क्यूब बाय r²। अच्छा जी, r की वैल्यू पुट की जाए, r की वैल्यू यहाँ से कितनी दूरी है, ये r और ये टोटल कितना हो गया बच्चों, ये 3r/2 हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9r² डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, अब k की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से ये 4 पाई आपके पास साफ हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बचा। ऊपर टर्म जो बची है वो बची है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r/2। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वजह से माइनस साइन यहाँ पे अहमियत नहीं रखता। नीचे चलते हैं, यहाँ पे बना ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बनता है इसको थोड़ा चेक किया जाए, ये r² से कटा सिर्फ बचा r, तो आपके पास बना रो, ये दिस इज 24 24 9 और ये 4 ऐसे ऊपर चला गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे एक r आ गया। ठीक है जी, अब इसको ये बन गया 6। एक्सप्रेशन पूरा देखते हैं, रो 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 साफ हो गया आपके पास, r r r साफ हो गया, एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया। नंबर खेलते हैं, तो ऊपर का नंबर है 1/6, नीचे का नंबर कितना है आपके पास, यहां से 1/3 आया आपके पास, और यहां से कितना आया 54। फाइन, इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 54 आया ना, तो ये कितना बन गया आपके पास 18 बन गया ना, -1। तो ये वाला टर्म बन रहा है आपके पास 1/6, यहाँ पे बन गया 17, यहाँ पे बन गया 54, तो ये कितना है आपके पास 9/17। ये आ गया आपके पास 9/17। आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास है 18/34, दोनों एक ही बात है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 आपके पास करेक्ट हो गया। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 14 आपके पास में है कि 3 स्फीयर है ना, उनको ऐसे रखा गया है जो आपको डायग्राम में शो किया गया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक तो इसके जो मिड पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास कुछ ओ है, और एक पॉइंट है आपके पास में ए, तो आपको IO/IA का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, IO के अबाउट निकालने के लिए हम सबसे सेंट्रो मास के अबाउट निकाल लेते हैं। इसके सेंट्रो मास के अबाउट निकाल अगर हमें पता है तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मल्टीप्लाई मतलब पैरेलल थ्योरम यूज करके हम इस स्फीयर का इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इस स्फीयर का भी इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इस स्फीयर का भी इसके अबाउट निकालते हैं। तो हम निकाल के देखते हैं, एक स्फीयर का लिखते हैं। तो एक स्फीयर का सेंटर के अबाउट जो आएगा वो आएगा 2/5 mr², बहुत बढ़िया, प्लस m इंटू में d²। d क्या कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी आपके पास, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, मतलब ये सेपरेशन से कुछ आप x मान लो, m इंटू में x² x बोल देते हैं इसे, तो mx² होगा, ये होगा ना IO। अच्छा अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस आपके पास d गिवन है, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो पूरी लेंथ कितनी हुई d cos 30। इसको से सेंट्रोइड बनेगा ना इस ट्रायंगल का, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में, तो आप ये वाला 2 डिवाइड बाय 3 और ये वाली टर्म आपके पास बन जाएगी d/√3। ठीक है, तो यहाँ पे IO जो बना एक स्फीयर का वो है 2/5 mr² प्लस md²/3।
ये आया एक स्फीयर का, आपको कितने का चाहिए, 3 का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए आप इसमें, 3 कर दीजिए। तो ये तो आ गया आईओ, फाइन। अगर हम निकालना चाहें आई ए, तो देखिए इस वाले स्फीयर का तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा 2/5 mr², बहुत बढ़िया। इसका पहले से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसका बनेगा आपके पास 2/5 mr² प्लस m इंटू में d², बिकॉज ये सेपरेशन d गिवन है सवाल में। तो हमने इस वाले स्फीयर का लिख दिया, इसके अबाउट 2/5 mr², इसका लिख दिया। अब इसका लिखते हैं तो इसका भी उतना ही आएगा, तो मल्टीप्लाई ट्वाइस कर दिया, ठीक है। जो r है वो d/2 के बराबर हम लिख सकते हैं, तो हम पूरे फंक्शन को d/2 की टर्म में लिख रहे हैं। अब हमें निकालना है IO/IA, तो IO की वैल्यू निकालते हैं। IO की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये बना 6/5 mr², r की जगह क्या लिखेंगे d²/4 प्लस इधर कितना बना आपके पास md², ठीक है। आइए निकालते हैं, आइए को अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा 2/5 md²/4 प्लस ये बनेगा 4/5 md²/4 प्लस ये कितना बनेगा 2md²। आप ये सोल्व कर लीजिए, IO/IA की जो वैल्यू आएगी सोल्व करके आपके पास, दैट विल बी 13/23। क्लियर, तो सिंपल सवाल था। प्रॉब्लम 15 आपसे बोल रहा है कि बीडी से पास होने वाला करंट कितना है। तो सबसे पहले मैंने देखा आर इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में आपके पास में, तो ये कितना बना 4/5, ठीक है, और ये कितना बना आपके पास 6/5, टोटल आर कितना बन गया, आर इज इक्वल 2 ओम। और 2 ओम आपके पास आर इक्विवेलेंट है, तो करंट कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना एम्पियर जाएगा आपके पास, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है ना आपके पास, तो आप इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो इसके हमने 5 हिस्से कर दिए, 2 एम्पियर आए, इसमें 4, इसका 8 एम्पियर, यहाँ पे ये 2 एम्पियर, इतना कर पाएंगे आप, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए, देखिए रह रहा है, ये भी यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ पे भी 8 वोल्ट। अब इसको डिवाइड करते हैं अगेन, तो 2 यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास कुछ 6 एम्पियर, और यहाँ पे जाएगा 4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से आता 8, यहाँ पे चला गया 6, तो बताइए इससे कितना जाएगा आपके पास 2 एम्पियर करंट जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं 16 नंबर में। 16 में बोल रहा है कि फोर्स जो है वो है -xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। ये फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, जरूरत नहीं है, फिर भी हम पूछ लेते हैं। देखिए ये फोर्स कंजर्वेटिव है, कैसे चेक करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपके पास में डेल Fx/डेल y बराबर आ रहा है डेल Fy डिवाइड बाय डेल x, तो वो कंजर्वेटिव होता है। आप देखिए ये वाला, इसका भी अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे y की टर्म में 0 बनेगा, इसका करेंगे x की टर्म में तो भी 0 बनेगा, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। अब आपके पास में जो पाथ है उसने बोला कि आप यहां से चल रहे हैं 1,0 से लेकर कहां पे जाना है आपको 0,1 पे जाना है। ये वाला पॉइंट का नाम कुछ a है आपके पास, ये b, ठीक है। अब वो वर्क डन पूछा, तो मैंने क्या कर दिया, फोर्स का वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में dx, तो F पता है आपको -xi कैप प्लस yj कैप, और ये फोर्स हो गया डॉट dx, F डॉट dx डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट s होता है वर्क डन आपके पास, तो फोर्स लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट लिखा तो कितना dx i कैप प्लस dy j कैप, बिकॉज वेरी कर रहा है तो हमें छोटे छोटे एलिमेंट वेरी करना पड़ेगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा -x²/2, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास y²/2। लिमिट्स लगा दो, x कहां से कहां तक है, a से भी जा रहे हैं ना, तो x की वैल्यू पहले 1 थी अब 0 है, y की वैल्यू पहले 0 थी अब कितनी आपके पास 1 है, ठीक है जी। इसको सोल्व किया जाए, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया -1/2 और 0, सॉरी ये प्लस बन जाएगा ये वाला, ऐसे करेंगे ना आप, लिमिट्स लगाएंगे, माइनस बाहर आ गया, पहले 0 बना, फिर आपके पास -1/2 बना, नेट कितना बन गया +1/2, ठीक है जी। इसकी वैल्यू देखें तो ये भी कितना बन जाएगा +1/2, तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास 1 जूल। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 17 नंबर प्रॉब्लम आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो डॉट से दिखा रखा है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ परपेंडिकुलरली यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, और फिर इसके बाद में ऐसे करके कुछ ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री नहीं है, कोई और शेप की ट्रेजेक्ट्री है, और यहाँ से ऐसे 2v से निकल रहा है। तो आपसे कुछ कुछ ऑप्शंस पूछे गए। पहला ऑप्शन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बोला है जब ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो कर रहा होगा वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ खींच रहा होगा, तो वो सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो पास सर्कुलर आता, पर ऐसा नहीं है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो भी एक फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से ट्रेजेक्ट्री कोई डिफरेंट आई है आपके पास, ठीक। अब अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन है वो तो 0 है,
क्यों जीरो है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पे वर्क करता नहीं है। अच्छा, तो हमने लिखा यहाँ पे इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास कुछ P है और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ Q है, ऐसा ही है सवाल में। तो हमने क्या करा, P और Q के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ पे जाने में वर्क डन किस किस का हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का देख लेते कितना वर्क हुआ, तो QE ये फोर्स हुआ डायरेक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2E, कितना वर्क किया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा तो कोई वर्क था ही नहीं ना, तो चेंज इन काइनेटिक लिखते हैं हाफ m4v², ये फाइनल है। इनिशियल कितनी है, हाफ mv²। ठीक है जी, इसको सोल्व किया जाए तो QE इंटू में 2A इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 3/2mv²। तो यहां से अगर आप v निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा, 4/3 QEA/m का रूट। ये आ गया आपके पास। सॉरी, हमें वेलोसिटी निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सॉरी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 3/4mv² डिवाइड बाई QA। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, तो A तो सही है। फिर चलते हैं, इसने बोला रेट ऑफ वर्क डन ऑफ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पावर डिलीवर कर रहा है वो कितना है। तो मैंने बोला पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू F.V। तो फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, एंगल जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस जीरो बनेगा तो 1 बन जाएगा। तो फोर्स कितना है आपके पास, QE, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी होगी, V। इस E की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना बनेगा आपके पास, दिस विल बिकम QV, और E की जगह बन गया 3/4mv² डिवाइड बाई QA। Q ने Q को मार दिया, तो आपके पास क्या बन गया बच्चों, दिस विल बिकम 3/4mv³ डिवाइड बाई 8। क्लियर? तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोथ फील्ड एट Q इज 0। भाई सब Q P पॉइंट देखो चाहे Q पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो पावर डिलीवर करेगा ही नहीं। अगर आप Q पॉइंट पे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो पावर कितना बन जाएगा, जीरो, बिकॉज एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये बात सही है, Q पॉइंट पे मैग्नेटिक का तो जीरो था ही था, इलेक्ट्रिक का भी जीरो हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर बोले से डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट P एंड Q इज 2mv। यार कौन से पॉइंट के अबाउट बोल रहा है, ये बोलना चाहिए था, इसे कुछ नहीं बोला था, मानते शायद इसके अबाउट बात कर रहा होगा। तो इसके अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था आपके पास, mva। फाइनल कितना हो गया आपके पास, फाइनल हो गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम दैट इज m2v इंटू में 2a, तो कितना आया 4mva। मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन दोनों में इनटू द प्लेन है, मतलब r क्रॉस p होता है ना, r ऐसे ऐसे, ये भी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, ये भी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, दोनों घटा दिए तो कितना बचेगा आपके पास, आंसर आएगा 3mva। तो इसने 3 नहीं बोला, इसे 2mav बोला है। वैसे कंप्लीट नहीं, इसने बताया नहीं कौन से पॉइंट के वर्ड पूछ रहा है, कुछ नहीं बोला तो हमने मान लिया शायद ओरिजिन के वर्ड पूछ रहा होगा। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका A, B और C सही होना चाहिए था। इसको मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन है, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर? देखो आपसे जो रिजॉल्विंग 18 नंबर प्रॉब्लम के अंदर टेलीस्कोप की बात की है, एपर्चर का जो डाया है, डाया जो है वो कितना है आपके पास, 5 मीटर, ठीक है, और लैम्डा गिवन है आपको, लैम्डा कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम, और ये जो मून और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है आपके पास में वो है कुछ d, इसकी वैल्यू 4 × 10⁵ की। तो आपसे पूछा गया कि आप मून के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी हो ताकि आप उसे रिजोल्व कर सकें। तो मैंने बोला रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या आता है, रिजोल्विंग पावर आता है 1/Δθ, ये वाला जो एंगल आएगा आपके पास, और किसके बराबर आएगा, a डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा, ये पढ़ा था हमने। a की वैल्यू लिख दीजिए आप, दिस इज 5 मीटर 1.22, और लैम्डा की वैल्यू कितनी की 5500, और ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻10। इज इट क्लियर, ये 10⁻10 बन गया, ठीक है। यहाँ से आपको रिजोल्विंग पावर मिल गया, यहाँ से ये एंगल मिल गया, डेटा थीटा कितना हो गया, एंगल जो आपके पास है वो है 1.225500 डिवाइड बाय 5 इंटू में 10⁻10, ठीक है, ये थीटा आ गया आपके पास। ये डिस्टेंस पता है तो आप यहाँ से ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। तो कितना होगा आपके पास, आप क्या लिखेंगे, डेटा थीटा छोटा है ना आपके पास में बहुत, तो आप इसको लिख सकते हैं y डिवाइड बाय 4 इंटू में 10⁵ किलोमीटर है ना ये, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.225500 डिवाइड बाय 5 10⁻10 मल्टीप्लाई 4 इंटू में 10⁸ अगर हमें मीटर में रिजल्ट चाहिए तो। अब आप ये सोल्व कर लीजिए, ये आ गया आपके पास, ये पूरा साफ हो गया यहाँ पे। अच्छा ये कितना आ गया आपके पास 11,
और यह आ गया y इज इक्वल टू 44 इंटू में 1.22। तो ये अप्रोक्सीमेट जो सबसे क्लोज आएगा आपके पास वो 60 मीटर के आएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा पर क्लोज सबसे 60 मीटर के ही आएगा। तो आपके पास इसका आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रॉब्लम आपसे बोल रहा है कि एक स्क्रू गेज है और वो 6 रोटेशन में 3 mm मूव करता है मेन स्केल पे। तो बेटा पिच कितनी होगी, पिच निकाल लेते हैं। पिच जो आपके पास होगी वो होगी 3 mm चला 6 रोटेशन में, तो पिच आ गया प्लस 1/2 mm, मतलब ये मेन स्केल रीडिंग है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब इस पे जो डिवीजन है वो 50 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा आपके पास? लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे आप, पिच डिवाइड बाय जो आपके पास सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है उसे डिवाइड कर देते हैं। कितने डिवीजन आपके पास? 50 डिवीजन है, इतना mm होगा, तो कितना है 1/100 mm। अच्छा, अब किससे मैच कर रहा है? देखिए mm के रिजल्ट नहीं मैच कर, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड बाय 10 और कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो गया आपके पास। तो कितना बचा आपके पास? 1.001 सेंटीमीटर। क्लियर? सॉरी, कितने के बाद में? 3 के बाद में, सॉरी यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर बना। तो कौन सा आंसर सही हो गया इसका? ऑप्शन 9, इसका 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप 20 नंबर प्रॉब्लम में। 20 नंबर प्रॉब्लम में आपसे बोला गया कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ऐसे बना देते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका टॉप व्यू बना रहे हैं ना। इसकी रेडियस कुछ आपके पास ए है, आपसे 2 पॉइंट पे MFI पूछा गया, एक तो पूछा गया a/3 पे, a/3 पे, और एक दूसरा कब पूछा गया आपके पास 2a पे। तो अब कैसे करें यार, ये a/3 पॉइंट तो वायर के अंदर है, तो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 J क्रॉस r/2। तो आपने बोला B एट a/3 कितना होगा? μ0 J क्रॉस r की वैल्यू कितनी आपके पास? a/3 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, फिर आप डिवाइड कर दीजिए 2a पे, वो कैसे निकालेंगे? वो कौन तो बाहर है, तो कौन सा फॉर्मूला है? μ0 I/2πd। तो यहाँ पे लगाया μ0 I की जगह कितना आएगा आपके पास? j πa² डिवाइड बाई 2πd, डी की जगह कितना है? 2a। अब देख क्या कट रहा है, म्यू नॉट कट रहा है, काट दिया, जे कट रहा है, काट दिया, और कुछ कट रहा है क्या आपके पास? पाई से पाई काट दिया, यहाँ पे ए से ए काट दिया, इधर ये इससे कट है। नंबर खेलते हैं, नंबर खेलें तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 1/6। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? ऊपर 4 बन गया, कितना है आपके पास? 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? इसका ऑप्शन 4 मैच कर गया। 21 में आपको डायोड दिखाए गए, बोला गया कि ये जो यहाँ से वोल्टेज लग रहा है वो 12.7 वोल्ट का डिफरेंस है, इसको बच्चों 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12.7 वोल्ट। बहुत बढ़िया। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया। और ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला 4 वोल्ट वो सवाल में गिवन है कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट लगाया गया, इसके अक्रॉस 12.7 लगाया गया। अब ये जो डायोड फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो करता है 0.7 वोल्ट का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तेरे पास 12 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में देखेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, बिकॉज ये डायोड कैसा हो गया आपके पास? रिवर्स बायस हो गया। क्लियर? क्योंकि ये आपके पास में फॉरवर्ड बायस नहीं है ना, ये कैसा है आपके पास? रिवर्स बायस हो गया। अगर रिवर्स बायस होगा तो यार डायोड वर्क ही नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला डायोड वर्क करेगा आपके पास में। तो अब अगर देखेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपके पास? 12। क्या 2 प्रॉब्लम है आपके पास, आपका ऐसा फंक्शन गिवन है, ये थोड़ा फंस जाता है ना, वो लोग कैलकुलेशन इसमें पूरी कर नहीं पाते हैं, मतलब लोग रहता है आगे नहीं सोल्व होगा, पर आप पूरा सोल्व कीजिए, आंसर आता है इस सवाल में। सवाल ये है भाई साहब आपके पास कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला। क्लियर? आपसे बोला गया कि एक्सीलरेशन एक्स का कुछ फंक्शन है, एक्सीलरेशन जो है ना इसका एक्सीलरेशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -n, तो n की वैल्यू कितनी है? अब भाई साहब एक्स से एक्सीलरेशन निकाला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे तो v निकालना पड़ेगा ना, तो हमने x को लिख दिया x इज इक्वल टू √at² प्लस 2bt प्लस c। इसे डिफ्रेंशिएट किया ताकि v मिले, तो यहाँ पे v आया आपके पास, इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हाफ इधर आ गया, नीचे चला गया 1/√at² प्लस 2bt प्लस c, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोस्तों, तो कितना बनेगा? 280 प्लस 2b। ये आ गया भाई साहब वेलोसिटी। ठीक है जी, हमारा काम वेलोसिटी पे खत्म नहीं हुआ, हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो हमने बोला इसका नाम तो x है ना, ये तो x ही है आपके पास, तो इसको लिखिए 280 प्लस 2b डिवाइड बाई 2x। ठीक है ना, एक्सीलरेशन का वो निकाला जाए। एक्सीलरेशन कितना होगा आपके पास, कैसे करें? तो हमने लिखा a इज इक्वल टू dv/dt। a इज इक्वल टू dv/dt अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, तो ये कितना बना आपके पास? 2a, और यहाँ पे बना 2x। ठीक है, यहाँ पे 2 था ना, ये
कट जाएगा ना, यहाँ पे हाफ था, ये से कट जाएगा। तो इधर बना, जैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको छोड़ दिया, फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसे कर रहे हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो a आया, नीचे वाले को छोड़ दिया 2x आया, माइनस लगा दिया जी। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए आपके पास, यहाँ पे ये 2 नहीं था ना, ये 2 तो कट गया, ठीक है, सॉरी ये ऐसे आया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, dx बाई dt v बन जाएगा, उसको सेम का सेम रख दिया, at बाई b और डिवाइड बाई बच्चों क्या बन गया, x स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सोल्व किया जाए, a इज इक्वल टू जो एक्सीलरेशन है आपके पास में, दिस इज इसका एक्सीलरेशन भी, ताकि कंफ्यूज ना हो, तो ये जो एक्सीलरेशन है आपके पास में, ये आ गया आपके पास में a x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a t बाई b, v की वैल्यू पुट की जाए, वो भी कितना है, a t बाई b, और यहाँ पे बन गया एक्स क्यूब। इतना चमक रहा है आपको, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ से ये तो कट गया आपके पास x, तो एक्सीलरेशन जो आया आपके पास वो आ जाएगा एक्स क्यूब, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, कितनी आएगी, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी आपने, माइनस यहाँ पे देखिए तो कितना आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाए, लोगों ने यहाँ पे दम तोड़ दिया, तो इसका प्रोसीड नहीं होगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आगे से दिख नहीं रहा, तो आप पूरा प्रोसीड कीजिए, रिजल्ट बनेगा। देखिए तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का तो इससे कट जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बनेगा आपके पास, 2ab, ये भी इससे कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना बच्चों, रिजल्ट बना आपके पास, यहाँ से बना ac और ऊपर से यहाँ से बना माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, x की पावर -3 के, तो x के सॉरी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3। ये क्लियर है ना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आना है, इसकी वजह से वो कट जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमने प्रोसीड किया तो ये रिजल्ट आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 23 आपसे बोल रहा है, एक बॉडी है, उसका मास है 10 kg और उसे एक वायर से अटैच किया गया है जिसकी लेंथ कोई 0.3 मीटर है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक बॉडी है, इसका मास है आपके पास 10 kg और इसे एक लेंथ कितने से 0.3 मीटर की लेंथ की वायर से अटैच किया गया। ठीक है जी, इसको घुमाना है और जो इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, तो वहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। पर इसको स्पेस स्टेशन में घुमाया गया, मतलब वहाँ पे आपके पास ग्रेविटी नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन और कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना, बिकॉज स्पेस स्टेशन का नाम लिया गया है। तो टेंशन जो मैक्सिमम हो सकता है, टेंशन मैक्सिमम वो क्या होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम इंटू में एरिया। तो स्ट्रेस कितना पॉसिबल है आपके पास, 4.8 इंटू में 10⁻7 और एरिया कितना आपके पास 10⁻²। तो ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, इसको 10⁻4 से कर देते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो टेंशन मैक्सिमम आपके पास कितना आ गया बच्चों, दिस इज बिकम 48 न्यूटन। तो मैंने बोला टेंशन किसके बराबर होगा, m⍵² r, बिकॉज यही टेंशन सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है आपको। तो टेंशन की वैल्यू पता है कितना है आपके पास, 48 इज इक्वल टू m⍵² निकालना है, r के लिए 0.3, ये 10 आया, ये साफ हो गया, यहाँ पे आ गया 16 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, 24 आपसे बोल रहा है कि एक रोड था, ऐसे रखा गया उसे और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, अब छोड़ेंगे नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिर रहा होगा, इसे टकरा रहा होगा, उस टाइम पे इसका ओमेगा पूछा है क्या, हाँ एंगुलर स्पीड पूछा कितना होगा वो निकालना है। तो सिंपल है भाई, कैसा मोशन कर रही है रोड, प्योर रोटेशन कर रही है। तो हमने बोला जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी आपके पास में, वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी इसकी, तो आपने लिखा mg, सेंटर यहाँ पे था 1/2, हम सेंटर ऑफ मास की देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना, सेंटर ऑफ मास देख लो कितना नीचे आया, तो 1/2 इंटू में sin 30, इतना पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में मतलब कम होगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कैसा मोशन है आपके पास, प्योर रोटेशन है आपके पास में, तो आप कह रहे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी ml²/3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 5, दिस इज जी के 10 होगी ना यहाँ पे, तो ये बन गया 5/2
इज इक्वल टू यहाँ पे आया 1/2, एल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये बन गया 1/3 और ओमेगा स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, ओमेगा कितना आ गया आपके पास √15%। जिसका मतलब जो आपके पास एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 50। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस पेपर का। उसमें बोला गया ए फ्लोरोसेंट लैंप और जो कि स्मॉल ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट रिवर्स बायस से प्रोड्यूस रिवर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस व्हेन द चोक करंट चेंजिंग फ्रॉम 0.25 एम्पियर टू 0 एम्पियर ड्यूरेशन। देखिए चेंज इन करंट है आपके पास में, तो इसने पूछा कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। L di/dt किसके बराबर होता है आपके पास, E के बराबर होता है, ये पढ़ा है आपने। L की वैल्यू निकालनी है, di कितना है, कितना हुआ आपके पास 0.25 से 0 बना, तो कितना चेंज हुआ 0.25, कितना टाइम लिया आपके पास 0.025 मिली सेकेंड, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू ई के बराबर, मतलब जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना आपके पास 100। तो यहां से देखिए क्या, पहली बात तो आपको मिली हेनरी में चाहिए, तो मिली तो काटो मत, मिली वहां चला जाएगा अपने आप। तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये बनेगा आपके पास 10 बन जाएगा, यहाँ पे ये काटेंगे तो ठीक है जी। और यहाँ पे बन गया 100 और इधर मिली है आपके पास में, तो ये कट गया आपके पास, तो एल कितना आ गया 10 मिली हेनरी आपके पास आंसर आ गया। तो 25 का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10। इसी हिसाब से ये जो आपके पास पेपर था ये खत्म होता है, और आई होप आपने इसमें बढ़िया स्कोर किया।